नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 4 हिंदी की बुक वीणा का पाठ नंबर 7 नकली हीरे। दोस्तों, इस पाठ में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से बहुत ही छोटी सी विनती करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा पाठ है ये कॉमिक बुक के अंदाज में है, ठीक है ना। कॉमिक बुक को कैसे पढ़ा जाता है, इस तरीके से, पहले ये, फिर नीचे का जो आपका होगा वो 3, फिर ये 4, ठीक है। ऐसे ऐसे करके इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। तो चलो भाई पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। तो कहानी की शुरुआत में कह रहे हैं कि एक जगह है जिसका नाम है काननपुर और उनके एक बहुत ही बुद्धिमान और वृद्ध यानी कि बूढ़े राजा हैं और उनका एक ही बेटा है, ठीक है। तो अब ये राजा हैं, ये क्या सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए। अब काफ़ी ये वृद्ध है ना, इसमें दिया हुआ कि वृद्ध हैं, तो ये यही सोच रहे कि भाई अब मैं ज़्यादा दिन तो जीवित नहीं रह पाऊंगा, इसीलिए मुझे अपने बेटे के लिए कोई बहुत ही बुद्धिमान, कोई बहुत ही अक्लमंद अच्छा सलाहकार ढूंढना होगा। एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया। तो सलाहकार ढूंढने के लिए एक सुबह ये सभी दरबारियों को अपने दरबार में बुला लेते हैं और फिर कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, कृपया कर स्पष्ट उत्तर दीजिए। ये सभी से पूछते हैं, कहते हैं कि मैं तुम सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कृपया करके एकदम साफ साफ जवाब देना। इसका प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार हूं। राजा प्रश्न क्या पूछते हैं, राजा प्रश्न पूछते हैं, इनका प्रश्न ये होता है कि ये बताइए क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार हूं। ये राजा ये चीज बोलते हैं। सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया। सभी दरबारियों ने एक साथ, मतलब एक साथ कह रहा हूं, माफ करिएगा, बारी बारी से करके क्या उत्तर दिया, ये उत्तर दिया कि निसंदेह महाराज, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, संसार में आप सा बुद्धिमान और आप सा ईमानदार राजा और कोई नहीं। सभी दरबारियों ने ये उत्तर दिया। हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया। जवाब से खुश होके हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दे दिया। आपके उत्तर के लिए धन्यवाद। सभी के उत्तर राजा को अच्छे लगे, ठीक है ना। तो राजा कहते कि आपके उत्तर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। सारे ही जो दरबारी हैं वो खुश होकर चले गए, भाई हीरा मिल गया, सभी खुशी खुशी चले गए। लेकिन एक दरबारी है जो कि किनारे में चुपचाप खड़ा है। अब राजा उनसे पूछ रहे हैं, आप चुप क्यों हैं, आपका उत्तर क्या है। राजा पूछ रहे हैं कि बताइए यजमान, आप चुप क्यों हैं, आपका क्या उत्तर है, बताइए भाई। तो अब जो ये दरबारी हैं ये राजा को उत्तर देते हुए कहते हैं, महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाला उत्तर दिया, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं। दरबारी कहता है, महाराज, दूसरे ने तो आपको खुश करने के लिए उत्तर दे दिया, लेकिन मेरा जो उत्तर है वो ऐसा नहीं होने वाला है, फिर भी हम सुनना चाहते हैं। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, तब भी हम उत्तर आपका सुनना चाहेंगे। तो अब जो दरबारी है वो जवाब देता है, इसमें कोई संदेह नहीं महाराज कि आप बुद्धिमान और ईमानदार हैं, इसमें कोई शक नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान और ईमानदार हैं, पर आपसे भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं जो बुद्धिमता और ईमानदारी में आपसे बढ़ चढ़कर थे। और आगे दरबारी जवाब देता है, लेकिन महाराज, आपसे पहले कई सारे ऐसे श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं जो कि आपसे ज़्यादा अक्लमंद और आपसे ज़्यादा ईमानदार थे। ये सुन के जो राजा हैं वो कहते हैं, हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई, यह लो आपका हीरा। जो राजा हैं वो बहुत खुश होते हैं कि चलो कोई तो ईमानदार है, किसी ने तो सही बात बोली। तो राजा जो है खुश होते हैं, कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बात सुन के बहुत ही अच्छा लगा, ये लो हीरा। अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। अगली सवेरे होती है और काननपुर के सारे दरबारी
दरबार में लौटते हैं। महाराज, हमने इन हीरो को जांच जोहरी से करवाई, पता चला कि सारे हीरे तो नकली हैं। जो ये दरबारी हैं ये कहते हैं, महाराज आपने जो हीरे दिए थे हमने उनकी जांच जोहरियों से करवाई, तो जोहरी ने कहा कि सारे के सारे हीरे तो नकली हैं। आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया महाराज? अब दरबारी ये पूछे कि महाराज ये बताइए आपने हमारे साथ में ऐसा क्यों किया? तो अब महाराज जवाब दे रहे हैं, ठहरिए मैं आपको सारी बात समझाता हूं। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसीलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए। राजा क्या कहते हैं कि आपने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया था, इसीलिए आपको जो हीरे दिए गए हैं वो कैसे दिए गए? नकली दिए गए। पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया है, इसीलिए इसे असली हीरा दिया गया। और फिर जिस दरबारी ने ईमानदारी के साथ में जवाब दिया था उसकी तरफ इशारा करते हुए महाराज कहते हैं कि इस नौजवान ने एकदम सीधा साधा और सही उत्तर दिया, इसलिए मैंने इसको असली हीरा दे दिया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार रहेगा, और मेरे जाने के बाद में यही मेरे बेटे का एक भरोसेमंद सलाहकार रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी कहानी। ठीक है, जिसको लिखने वाले व्यक्ति हैं हमारे नीरा बैनेगन। चलिए, तो दोस्तों ये तो हम लोगों ने इस पाठ की कहानी को पढ़ लिया, समझ लिया। अब आते हैं इसके प्रश्न उत्तर पर। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? राजा ने अपने पुत्र का सलाहकार किसे और क्यों चुना? तो राजा ने अपने पुत्र का सलाहकार किसे चुना था दोस्तों? तो राजा ने अपने पुत्र का सलाहकार उस नौजवान को चुना था। ठीक है, क्यों चुना था? क्योंकि वह ईमानदार था, उसने सच्ची सच्ची बात बोली थी। राजा के दिल रखने के लिए उसने बात नहीं बोली, उसने जवाब दिया था सही सच। ठीक है, तो इसका उत्तर यही है कि राजा ने अपने पुत्र का सलाहकार उस नौजवान दरबारी को रखा, और उन्होंने उसे इसलिए चुना क्योंकि उसने सत्य और सही जवाब दिया था। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है? दरबारियों ने राजा के उपहार को जोहरी से तुरंत जांच करवाई, इससे उनके बारे में कौन कौन सी बातें पता चलती हैं? जो दरबारी हैं उन्होंने राजा के दिए हुए उपहार की जांच तुरंत करवाई है, इससे उनके बारे में क्या पता चलता है? इससे हमें उनके बारे में यह पता चलता है कि वे सभी कैसे हैं? लालची हैं। ठीक है, उनके मन में लालच है, सभी स्वार्थी हैं। सबके सब कैसे हैं? लालची और स्वार्थी हैं। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 3। नवयुवक दरबारी राजा का प्रश्न सुनकर भी चुप क्यों खड़ा रहा? जो ये नवयुवक दरबारी था, ये राजा का प्रश्न सुनने के बाद में भी चुपचाप क्यों खड़ा रहा? क्योंकि वो सोच समझकर उत्तर देना चाहता था। ठीक है, तो इसका उत्तर यही है कि वह सोच समझकर उत्तर देना चाहता था, वो दूसरों की तरह झूठी प्रशंसा नहीं करना चाहता था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। प्रश्न 4 मेरा क्या है? चित्रकथा के अनुसार काननपुर का राजा बहुत बुद्धिमान था, क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या कह रहे कि भाई चित्रकथा के हिसाब से जो काननपुर का राजा है वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, क्या आप इस बात से सहमत हो और आपको ऐसा क्यों लगता है? तो देखो भाई, जो राजा है वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान है। क्यों? क्योंकि उसने सबकी परीक्षा ली। ठीक है, उसने अपने बेटे के लिए उसको सलाहकार चाहिए था, तो उसने ऐसे ही किसी को नहीं उठा लिया, उसने सबकी परीक्षा ली। ठीक है, और उनमें से जो असली गुणी व्यक्ति था उसको चुना, ठीक, जो कि उसकी चतुराई को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर यही होगा, हाँ, क्योंकि राजा ने सबकी परीक्षा ली और असली गुणी व्यक्ति को चुना। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। तो प्रश्न 5 क्या है मेरा? जब राजा ने अपने पुत्र के सलाहकार की घोषणा की तब सभी दरबारियों को कैसा लगा होगा? उन्होंने क्या क्या सोचा होगा? जब राजा ने अपने बेटे के सलाहकार के लिए घोषणा की होगी तो सभी दरबारियों को कैसा लगा होगा? भाई पहली चीज़ तो राजा उनको बोलता है ना कि उनको पता चल गया होगा कि भाई जो उन्होंने जवाब दिया है राजा को पता था कि वो गलत जवाब है। ठीक है, बस उन्होंने मन रखने के लिए राजा को ऐसा बोला होगा, तो शर्मिंदगी हुई होगी सभी को, साथ में हैरानी भी हुई होगी कि अरे वाह, राजा इतना अक्लमंद है। ठीक है ना, और साथ ही मुझे लगता है थोड़ा बहुत पछतावा भी हुआ हो कि अगर हम ईमानदारी से जवाब देते तो शायद हम भी बेटे के पुत्र के इनके सलाहकार बन सकते थे। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या? इसका उत्तर ये होने वाला है, वे शर्मिंदा और हैरान
हुए होंगे उनको अपने किए पर पछतावा भी हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग आगे। सोचिए और लिखिए। एक चित्रकथा में दिए गए एक अंश को ध्यान से देखिए। क्या है कि ये जो अंश है इसको जरा ध्यान से देखो। ठीक है, तो ये कब का अंश है? जब ये सभी दरबारी को एक एक हीरा दे देते हैं, सभी धन्यवाद करते हैं, मतलब ये सभी दरबारी को धन्यवाद करते हैं, उनको ये हीरा देते हैं, सब चले जाते हैं दरबारी प्रसन्न खुश होकर, लेकिन एक दरबारी खड़ा रहता है। राजा पूछते कि तुम चुप क्यों हो, क्या है तुम्हारा उत्तर? ठीक है, तो ये मेरा अंश है। इस अंश के बारे में अपने समूह में चर्चा कीजिए। अब निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क्या कह रहे हैं कि भाई जो ये अंश दे रखा है इसके ऊपर चर्चा करो और फिर जो ये प्रश्न है इनके उत्तर लिखो। क्या है? पहला, चित्रकथा में इस अंश में कुल कितने चित्रखंड हैं? बताओ कितने चित्रखंड हैं इसमें? तो इसमें हमारे चित्रखंड कितने हुए? चलो गिन लेते हैं चल के। कितने चित्रखंड है बताओ? 1 2 3, 3 ही है। ठीक है ना, 3 ही है। देखो, 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है। ठीक है ना दोस्तों, तो 3 ही चित्रखंड हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर आप क्या लिखोगे? 3 लिखोगे। क्या लिखोगे? 3। ठीक है, यहाँ मुख्य पात्र कौन कौन है? तो यहाँ पे मुख्य पात्र कौन कौन है? यहाँ पे मुख्य पात्र है राजा। ठीक है, और जो दरबारी है नवयुवक दरबारी वो। तो यहाँ पे मुख्य पात्र कौन कौन है? राजा और नवयुवक दरबारी। ठीक है, बीच वाले चित्रखंड में क्या हो रहा है? जो बीच का चित्रखंड है उसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है कि राजा सभी को क्या दे रहे हैं? इस बीच वाले में हीरा दे रहे हैं और सभी लोग हीरे को देते क्या हो रहा है? खुश हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो रहा है। चलिए, यहाँ केवल चित्रों को देखकर कौन कौन सी बातें पता चल रही हैं? तो यहाँ पे चित्र को देखकर कौन कौन सी बात पता चल रही है? यहाँ पे हमको चित्र को देखकर ये सारी बातें पता चल रही हैं कि भाई एक जो दरबारी है वो चुप है, बाकी सब खुश खुश हीरा लेके वहां से चले गए हैं। ठीक है, चलिए तो 2 पर आते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है? इस चित्रकथा का नाम नकली हीरे क्यों रखा गया है? आप भी इस चित्रकथा का कोई उपयुक्त शीर्षक दीजिए। क्या कह रहे हैं कि जो चित्रकथा है इसका नाम नकली हीरे ही क्यों रखा गया? और आप भी अपनी तरफ से इस चित्रकथा का कोई दूसरा शीर्षक दीजिए। तो देखिए, इसका नाम नकली हीरा क्यों रखा गया? क्योंकि राजा ने झूठ बोलने पर दरबारियों को क्या दिया था? नकली हीरा दिया था। ठीक है, और ये करने से उसे उसके दरबार में मौजूद जो असली हीरा है, यानी कि जो असली अक्लमंद दरबारी है, उसकी पहचान हो गई। ठीक है, तो यही इसका उत्तर है, क्योंकि राजा ने झूठ बोलने वाले दरबारियों को नकली हीरे दिए और सच्चे दरबारी को असली हीरा। ठीक है, चलिए अच्छा, ये कहते कि आप अपने से एक इसमें शीर्षक भी दीजिए। तो क्या लिख सकते हो? तो इसमें लिख सकते हो चतुर दरबारी, या नहीं चतुर राजा, चतुर राजा ये लिख लो, या सच्चाई का इनाम, या राजा की परीक्षा, ऐसे आप कोई शीर्षक लिख सकते हो। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। तो तीसरा प्रश्न मेरा क्या कह रहा है? राजा ने नकली हीरो का पुरस्कार किन्हें और क्यों दिया? तो राजा ने नकली हीरो का पुरस्कार किसको दिया था? झूठ बोलने वाले दरबारियों को। क्यों दिया? क्योंकि वो राजा को खुश करने के लिए असत्य बोल रहे थे, तो ये झूठ बोल रहे थे। तो राजा ने नकली हीरो का पुरस्कार झूठ बोलने वाले दरबारियों को दिया, और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे राजा को खुश करने के लिए असत्य बोल रहे थे। चौथे प्रश्न पर आते हैं। तो चौथा प्रश्न मेरा क्या है? राजा ने एक को छोड़कर अन्य सभी दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? आपने अपने उत्तर के कारण भी लिखिए। क्या कह रहे हैं? राजा ने एक को छोड़ के बाकी सबको नकली हीरे क्यों दिए थे? बताओ क्यों दिए? क्योंकि एक ही जो ईमानदार था उसी को उन्होंने इनाम दिया, बाकी सब झूठे थे, चापलूस थे, इसीलिए उनको नकली हीरे मिले। ठीक है, इसका उत्तर ये होने वाला है, क्योंकि उसने ईमानदारी और साहस से उत्तर दिया, जबकि बाकी सभी दरबारियों ने चापलूसी करी और असत्य बोला। ठीक है, चलिए आगे इसमें आते हैं शब्दों से मित्रता। नीचे दिए गए शब्दों को अपने उपयुक्त अर्थ के साथ रेखा खींच के मिलाइए। मतलब शब्द दिए हुए हैं और उनके अर्थ दिए हुए हैं, आपको रेखा खींच के क्या करना होगा? इनको मिलाना होगा। ठीक है, चलो मिलाना स्टार्ट करते हैं। तो निसंदेह होता है संदेह ना होना, शक ना होना। ठीक है, तो ये 1 हो गया आपका, ये आपका हो गया 2। ठीक है, बुद्धिमान जो बहुत ही ज्यादा क्या हो? अकलमंद हो। ठीक है, विवेकवान। ठीक है, श्रेष्ठ सर्वोत्तम, श्रेष्ठ का मतलब क्या होता है? सर्वोत्तम। और ठहरना का होता है रुकना। क्या होता है ठहरने का? रुकना। ठीक है, चलिए हमारी समझ से
इन प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर पर सूरज का चिन्ह बनाइए। तो इन प्रश्नों का सबसे सही उत्तर उस पर चिन्ह बनाओ सूरज का, ठीक है। तो नवयुवक दरबारी का उत्तर सुनकर राजा क्या हुआ? प्रसन्न हुआ, अप्रसन्न हुआ, भयभीत हुआ, चिंतित हुआ। तो जवाब है कि वो कैसा हुआ? प्रसन्न हुआ, ठीक है। ये ऐसे सूरज बना लो, ठीक। चलिए अगले पर आते हैं। सबसे अलग उत्तर देने वाले दरबारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? सबसे अलग उत्तर देने वाले दरबारी के लिए कौन सा वाक्य सही है? वह सदैव झूठ बोलता था, नहीं। वह राजा के पुत्र का सलाहकार बनना चाहता था, नहीं। वह अन्य दरबारियों से अलग दिखना चाहता था, नहीं। वह एक विनम्र नवयुवक था। ये है सही उत्तर कि वो एक विनम्र नवयुवक है या था, ठीक है ना। चलिए तो इस पे आते हैं अगले प्रश्न पर। भाषा की बात प्रश्न नंबर 1। काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक बेटा था। काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। इन दोनों पंक्तियों को ध्यान से देखिए, दोनों में क्या अंतर है? तो अंतर क्या है कि यहाँ पे ना ये ही लगा के जोर दे रहे इस बात पर कि काननपुर के राजा का एक बेटा है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि काननपुर के राजा का एक ही बेटा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ही डाल के क्या कर रहे हैं? जोर दे रहे हैं इस बात पर, ठीक है। आप भी कक्षा में 5-5 समूह बनाकर ही शब्द वाले 4 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क्या कह रहे हैं? ही शब्द वाले 4 वाक्य बनाओ। तो उसमें बना लो, यह काम मैं ही करूँगा, ठीक है। वह ही सबसे अच्छा सबसे होशियार है, ठीक है। हमें ही जिम्मेदारी निभानी चाहिए, यह मौका उसे ही मिलेगा, या उसने ही यह काम किया है, ठीक है, ऐसे। चलिए अगले पर आते हैं। तो क्या है? नीचे दिए गए वाक्यों में से आपको अपने लिए सबसे उपयुक्त लगते हैं, उन पर सही चिन्ह लगाइए। क्या करें? नीचे दिए हुए वाक्यों में जो आपको अपने लिए एकदम सही लग रहे हैं उन पर चिन्ह लगाओ, ठीक है। मुझे कहानियाँ कविता पढ़ना पसंद है, बिल्कुल भाई, मुझे तो पसंद है। मुझे रोचक कहानियाँ सुनना या लिखना पसंद है, बिल्कुल सर। मुझे पहेलियाँ हल करना पसंद है, बिल्कुल जी। मुझे गणित के खेल और प्रश्न हल करना अच्छा लगता है, बढ़िया। मुझे चित्रकारी पसंद तो है लेकिन बनती नहीं मुझसे। मुझे घूमने फिरने और खेलने में आनंद आता है, मुझे उतना नहीं आता लेकिन हाँ चलो ठीक, खेल लेंगे। मुझे अभिनय या नृत्य करना पसंद है, तो अभिनय तो मुझे अच्छा लगता है लेकिन नृत्य मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। चलो, मुझे गीत गाना और वाद्य यंत्र बजाना अच्छा लगता है, नहीं। म्यूज़िक में तो एकदम ख़राब हूँ मैं। मुझे संगीत पसंद है, संगीत सुनना पसंद है, हाँ सुन लेता हूँ कभी कभार। मुझे दूसरों के साथ काम करना और मित्र बनाना पसंद है, ठीक है जी। मुझे अपने सहपाठियों की सहायता करना अच्छा लगता है, ठीक है जी। मुझे प्रकृति और जानवर के बारे में जानना पसंद है, ठीक है जी। मुझे बागवानी पसंद है, तो हाँ पेड़ पौधे लगा लेता हूँ मैं भी, ठीक है। चलिए इसके बाद में तीसरा है। अब ऊपर दी गई सूची में से अपनी मन भावन गतिविधि को चुनकर उस पर एक अनुच्छेद लिखिए। आप एक से अधिक गतिविधि भी चुन सकते हैं। देखिए बहुत आसान है। क्या कह रहे हैं? ऊपर जो मेरी गतिविधियां दे रखी हुई हैं, इनमें से जो गतिविधि आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है बच्चों, उसके ऊपर आपको अनुच्छेद लिखना होगा। अनुच्छेद मतलब एक छोटा सा पैरा लिख लो जो आपको सबसे बढ़िया लगता है उसके ऊपर, ठीक है। चलिए चौथे पर आते हैं। अनुच्छेद देखिए आप कैसे भी लिख सकते हो, कोई भी गतिविधि लेकर लिख सकते हो। जैसे कि ऊपर खाना बनाने को लेकर था, चलो बागवानी को लेकर देख लेते हैं कि मुझे बागवानी करना पसंद है, ये फूल लगाने पसंद है, इनकी खुशबू अच्छी लगती है, ऐसे करके लिख देना, ठीक है। चलिए जी, प्रश्न 4। सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया। उपयुक्त पंक्ति में बारी शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। आप नीचे दिए गए ऐसे शब्दों से वाक्य बनाइए। सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो यहाँ पे आपको क्या करना है? वाक्य परिवर्तन, मतलब वाक्य प्रयोग, इन शब्दों से वाक्य बनाने हैं, ठीक है। चलो भाई बनाना स्टार्ट करते हैं। तो धीरे धीरे रेलगाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। भिन्न भिन्न जंगल में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव रहते हैं। साथ साथ हम सभी साथ साथ वहां पर गए। बार बार उसने बार बार छत से पत्थर रहने थे, उसने बार बार छत से पानी फेंका, ठीक है। ये लो जी, हो गया हमारा चौथा भी। पांचवा क्या है? कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा। कृपया जैसे शब्द का प्रयोग विनम्रता दर्शाने के लिए किया जाता है। नीचे दिए ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और अपने समूह में एक दूसरे से बातचीत करते हुए प्रयोग कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको
इन शब्दों का इस्तेमाल करके वाक्य बनाना होगा। तो पहला है मेरा कृपया, कृपया कर दरवाज़ा बंद कर दें। ठीक है, धन्यवाद, भोजन के लिए धन्यवाद, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए का ये लिख लो, देरी से आने के लिए क्षमा कीजिएगा। ठीक है, आपका आभार, आपने मुसीबत में ये जो मदद की है इसका आभार। नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। आपका यह आभार मुझे सदा याद रहेगा। ये लिख लो, ये शॉर्ट है। ठीक है ना, ये लिख लो, ये शॉर्ट है। चलिए जी, पाठ की विशेषताएं। नीचे इस चित्रकथा की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। आप भी इस पाठ्य पुस्तक में से किसी कहानी अथवा कविता की विशेषताएं लिखिए। देखिए क्या कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे नीचे जो ये चित्रकथा है, हमने ऊपर जो चित्रकथा पढ़ी है, इसकी कुछ विशेषताएं दी हुई हैं। ठीक है, आपको इस पाठ्य पुस्तक में से जो हमारी ये बुक है, इसमें से किसी एक कहानी या कविता को चुनना है और उसकी विशेषताओं को लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, पाठ का नाम क्या है, नकली हीरे। ठीक है, मेरी रुचि का पाठ। अब आपके मनपसंद का जो पाठ आपको अच्छा लग रहा है इस बुक में, उसका नाम यहाँ पे लिख दो। चित्र कैसे हैं, सुंदर हैं, रंग बिरंगे, स्पष्ट हैं। उस पाठ में जैसे चित्र हों उनको लिख दो। रचनाकार कौन है, रचनाकार मतलब लेखक का नाम, यहाँ पे भी लेखक का नाम लिख दो। मतलब आपने जो भी पाठ चुना है उसके हिसाब से आपको इनको भरना होगा। ठीक है, चलिए, आपकी चित्रकथा, नीचे दी गई चित्रकथा के संवाद लिखिए। इसके लिए आप अपनी मातृभाषा का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ये जो चित्रकथा दी हुई है ना, इसमें हमको संवाद यानी कि डायलॉग लिखने होंगे। तो चलो पहले तो हम लोग कहानी इसके लिए बना लेते हैं। तो कहानी ये ऐसे कर लो कि एक बार रवि है, उसको केले खाने का मन करा तो उसने जाके फल वाले से ताज़े ताज़े केले लिए। ठीक है, केला खाने के बाद में जो छिक्कल है उसने सड़क पे ही डाल दिया। केले की छिक्कल की आहट सुन के पास ही में सोता हुआ एक कुत्ता उठता है और उठकर उस केले को उठाकर केले के छिक्कल को उठाकर उसको पास ही के रखे हुए कचरा पात्र में डाल देता है। ये देख के रवि को बहुत ही शर्मिंदगी होती है और वो उससे बोलता है सॉरी। ठीक है, तो ये हमने कहानी बना ली। अब चलो इसके डायलॉग देना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रवि आके बोल रहा है, भैया ज़रा केले देना। तो अब भैया यहाँ पे केले का रेट बताएंगे, तो यहाँ पे केले का चाहो तो रेट लिख दो 10 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिख दो इसका डायलॉग कि रवि कह रहा है मेरा सुबह से ही केला खाने का मन कर रहा था, और उसके बाद में अब ये केले खाते खाते जा रहा है ना, तो इसने कहा होगा वाह क्या स्वादिष्ट केला है, और इसने ऐसे फेंक दिया। ठीक, अब भाव भाव पलट के जब इसने देखा कि कुत्ता ये उठा रहा है, तो हो सकता है ये बोले कि ये कुत्ता आखिर कर क्या रहा है, और इसने जैसे यहाँ पेटी में डाला तो ये बोल रहा है सॉरी। ठीक है, ऐसे कर लो इसको। चलिए, खोजिए और आनंद लीजिए। नीचे दिए गए एक जैसे चित्रों में 5 अंतर खोजिए। तो हमें इन चित्रों में क्या करना है, 5 अंतरों को खोजना होगा। ठीक है, तो चलो भाई खोजना शुरू करते हैं। वैसे तो यहाँ ऐसे दिख भी नहीं रहा है। देखो पहला है, यहाँ पे देखो पत्ती नहीं है, यहाँ पे पत्ती है। ठीक है, अब बिल्ली की यहाँ पे टाई नहीं है और यहाँ पे टाई है। ठीक, पीछे पत्थर पड़ा। ये देखो पेड़, यहाँ पे 2 पत्थर हैं, अच्छा यहाँ पे 2 पेड़ हैं और यहाँ पे 1 पेड़ है। ठीक है, तो 3 हम लोगों ने गलतियाँ ढूंढ ली हैं दोस्तों, 3 गलतियाँ ढूंढ ली हैं। और ढूंढते हैं। घर की खिड़की नहीं है, घर की खिड़की नहीं है। ठीक है, अच्छा लड़की का कपड़ा। अब देखो लड़की के कपड़े पे यहाँ पे कोई धारी नहीं है, जबकि यहाँ पे सफ़ेद रंग की धारी है। ये लो जी, 5 हम लोगों ने फर्क दोनों में अंतर ढूंढ लिए। नीचे दिए चित्र में पाठ में आए 5 शब्द छिपे हैं, खोज कर लिखिए। क्या कह रहा है कि नीचे दिए हुए चित्र में पाठ के अंदर आए हुए 5 शब्द हैं, उनको ढूंढो। तो देखो ये देखो, हीरा लिखा है। ठीक है, ईमानदारी लिखा है, जांच लिखा है, राज लिखा है। ठीक, तो ये 4 तो हो गए, 4 तो हो गए। आखिरी देखो ये है, ये क्या है, चुपा, पता नहीं क्या है, चुपा, ये चुप है, चलो चुप है। ठीक है जी, तो ये हमने यहाँ पे इनको ढूंढ लिया। ठीक है ना, हमने यहाँ पे जो शब्द छुपे थे ना, इनको हमने ढूंढ लिया। ठीक है, चलिए, पुस्तकालय से पहला क्या कह रहा है, क्या आपने कोई चित्रकथा पढ़ी है। कह रहे कि आपने कोई चित्रकथा मतलब कोई कॉमिक पढ़ी है।
यदि हाँ तो अपने सहपाठियों से उसके विषय में बताइए। अगर हाँ आपने पढ़ी है तो अपने दोस्तों को उसके विषय में बताओ। दूसरा क्या कह रहा है, अपने विद्यालय की पुस्तकालय में कोई अन्य चित्रकथा ढूंढिए और अपने सहपाठियों के साथ पढ़िए। अपने स्कूल की लाइब्रेरी में जाओ, वहाँ पे कोई चित्रकथा ढूंढो और उसको अपने दोस्तों के साथ में पढ़ो। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इसमें आपको एक्टिविटी है, कर लेना। चलिए तो आगे इसमें हमारे सिर्फ पढ़ने के लिए यहाँ पे कविता दी हुई है जिसका नाम है हवा और धूल। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। हवा धूल को छोड़ के भागी, सोती धूल अचानक जागी, उड़ी हवा के पीछे पीछे, हवा हो गई धूल के नीचे। धूल खोजती आंखें मीचे, दाएं बाएं आगे पीछे, हवा चल रही सांसें खींचे, नीचे नीचे धूल के नीचे। लगा धूल को कुछ है गड़बड़, धूल धप से नीचे आई, धूल की आंख में धूल झोंक कर, हवा हो गई हवा हवाई। ठीक है, ये थी हमारी कविता और इसके लेखक हैं श्याम सुशील जी। ठीक है, सलीम नहीं है, सुशील है। ठीक है, मैंने वो गलत पढ़ लिया था, श्याम सुशील जी। चलिए दोस्तों, तो ये तो हमारा पूरा पाठ था। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा पाठ अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको इसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों एक छोटी सी विनती करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।